नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, पॉलिटिकल के क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे परीक्षा का किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में लगभग पॉलिटिकल के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए पॉलिटिकल क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो दोस्तों, ये था आज का मोटिवेशनल कोड। चलिए शुरू करते हैं भारतीय राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन दिया गया है, यानी छुआछूत के बारे में अनुच्छेद 17 में दिया गया है। और दोस्तों, अनुच्छेद 17 ये समता के अधिकार को एक क्षेत्र विशेष में लागू करता है और अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है। और दोस्तों, बात करें अस्पृश्यता की, तो दोस्तों अस्पृश्यता अधिनियम है, ये 8 मई 1955 को 8 मई 1955 में लोकसभा में पेश किया गया था। अस्पृश्यता अधिनियम है 8 मई 1955 में लोकसभा में पेश किया गया था और दोनों सदनों में इसको पेश किया गया था। संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया था। और जो अस्पृश्यता अधिनियम है ये 1 जून 1955 को प्रभावी हो गया था। 1 जून 1955 को प्रभावी हो गया था और बाद में 2 सितंबर 1976 को इस अधिनियम में संशोधन किया गया। अब पूछ ले कि जो अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम है इसमें संशोधन कब किया गया, तो 2 सितंबर 1976 ईस्वी को 2 सितंबर 1976 ईस्वी को इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, 1953, 1953 में। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसका गठन 22 दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। और दोस्तों, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ये न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। और इसके 3 सदस्य थे। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसके 3 सदस्य थे। पहला है न्यायमूर्ति फजल अली, दूसरा सदस्य है हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे है के.एम. पाणिंकर। ये 3 सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। और दोस्तों, इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 30 दिसंबर 1955 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? निम्नलिखित में से किस तरह भारतीय नागरिकता है ये प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी, यानी उपयुक्त सभी, यानी जन्म से
पंजीकरण से एवं वंशानुगत से, इन तीनों से जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जो भारतीय नागरिकता है ये जन्म पर, वंश पंजीकरण और देशीयकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जन्म, वंश पंजीकरण और देशीयकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। और दोस्तों जो नागरिकता है, नागरिकता के संबंध में नियम बनाने एवं उन्हें संचालित करने का जो अधिकार है ये केंद्रीय संसद को है। नागरिकता के संबंध में नियम बनाने एवं उन्हें संचालित करने का अधिकार है केंद्रीय संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है ये मौलिक अधिकार को निलंबन कर सकता है। यानी अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय को स्थानांतरित करने का अधिकार है, निलंबन करने के लिए अधिकृत है। यानी जो राष्ट्रपति है ये अनुच्छेद 359 के अनुसार मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? कौन सा अधिकार है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, संवैधानिक अधिकार। जो संवैधानिक अधिकार है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार परिवर्तित किए जा सकते हैं। और दोस्तों अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और यह अधिकार, यह एक मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने के अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक के पास होता है। और यह अधिकार संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने के लिए अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न कौन प्रदान करता है? मौलिक अधिकारों के बारे में जो सुनवाई करने का अधिकार है ये कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय है ये मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्रदान करता है। और दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ये दोनों जो है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय है, दोनों ही मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्रदान करते हैं। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो अधिकार प्राप्त करता है ये अनुच्छेद 32 के अनुसार एवं उच्च न्यायालय है ये अनुच्छेद 226 के अनुसार है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार है और उच्च न्यायालय है ये 226 के अनुसार है। उच्च न्यायालय 226 के अनुसार है और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार है जो मौलिक अधिकारों की जो सुनवाई का अधिकार है ये देता है। और दोस्तों मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार है ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है और भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद के अनुसार दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 25। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये दिया गया है।
और दोस्तों जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 25 से 28 तक समस्त नागरिकों को किसी भी धर्म में विश्वास रखने तथा अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की पूर्व स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगर पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो समस्त नागरिकों को किसी भी धर्म में विश्वास रखने की आज्ञा देता है या अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो ये अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25 से 28 है, ये अपने को अधिकार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो समादेश यानी किन समादेशों में से जो समादेश है ये अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जो दिया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा है ये समादेशों में से जो है अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए दिया जाता है। और दोस्तों बात करें अधिकार परीक्षा की, तो अधिकार परीक्षा यह एक याचिका है। यह एक याचिका है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति के तहत अमुख्य काम किया है या निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, संसद का। यानी भारत की जो संचित निधि है इसके ऊपर संसद का नियंत्रण है। और दोस्तों बात करें संचित निधि की, तो संचित निधि है यह एक ऐसा कोष है, संचित निधि एक ऐसा कोष है जहां राजस्व, ताजा ऋण, ऋणों के पुनर्भुगतान आदि के रूप में भारत की ओर से प्राप्त सभी धनराशि जमा की जाती है। यानी संचित कोष या संचित निधि के अंतर्गत राजस्व, ताजा ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान आदि के रूप में भारत सरकार की ओर से प्राप्त सभी धनराशि जमा की जाती है। और धन है ये संसद के अनुमोदन से ही, और यह धन है ये संसद के अनुमोदन से ही इस कोष से खर्च किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? किसी संसद की अयोग्यता के संदर्भ में जो है निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, जो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय करता है। और दोस्तों जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करके समय चुनाव आयोग की राय लेता है। निर्णय करने के लिए समय चुनाव आयोग की राय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? किस दल ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जनता दल, यानी सी इसका राइट आंसर है। तो जनता दल ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए थे। और दोस्तों जनता दल है, जनता पार्टी ने 1977 जनता पार्टी ने 1977 वाली सरकार में पहले मोरारजी देसाई एवं उसके बाद चौधरी चरण सिंह जो एक दिन भी संसद नहीं जा सके 6 माह तक प्रधानमंत्री रहे थे। इन 2 व्यक्तियों को 2 वर्ष के समय में जो है प्रधानमंत्री के रूप में जनता दल के द्वारा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता जो है निवास करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री में जो भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता है ये निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। भारत में शक्तियों का जो प्रमुख उभरता केंद्र है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री है ये भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। और दोस्तों जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और कार्यपालिका की सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और कार्यपालिका की सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है ये किसके पास होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री। यानी जो संसदीय शासन प्रणाली है इसमें वास्तविक जो शक्ति है ये प्रधानमंत्री के पास होती है, या प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के भी पास होती है। मंत्रिमंडल के पास जो है वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां होती है। और दोस्तों जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्थाओं में राष्ट्रपति या राजा होता है। जो राष्ट्रपति है ये प्रमुख होता है, लेकिन जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है, राष्ट्रपति प्रधान होता है, लेकिन ये देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है राष्ट्रपति। और वास्तविक जो शक्ति है यानी संसदीय व्यवस्थाओं में वास्तविक शक्ति की बात करें तो ये प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के पास होती है। संसदीय व्यवस्थाओं में राष्ट्रपति है ये देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है, और जो वास्तविक शक्ति है संसदीय व्यवस्थाओं की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो निम्न में से कौन सा है जो भारत में प्रशासन के विधायी नियंत्रण पर एक साधन नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, सदन का विघटन। सदन का विघटन, तो सदन का विघटन है ये भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। भारतीय संघ का जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, लोकसभा के लिए। यानी भारतीय संघ का जो मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। और दोस्तों बात करें लोकसभा है तो यानी संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री भारत के राष्ट्रपति के लिए जिम्मेदार हैं। संवैधानिक रूप से जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री है ये भारत के राष्ट्रपति के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम पर शासन चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। और जो मंत्रिमंडल की बैठक है यानी इसमें वरिष्ठ मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। जो मंत्रिमंडल की बैठक है इसमें वरिष्ठ मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री है ये सम्मिलित होते हैं। और दोस्तों जो मंत्रिमंडल की बैठक है इसमें केवल प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं, और इसका नेतृत्व करता है ये प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल की जो बैठक है इसका सभापतित्व कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री है ये संघीय मंत्रिमंडल की जो बैठक है इसका सभापतित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी जो प्रधानमंत्री है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि राष्ट्रपति है ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। यानी संविधान के अनुच्छेद 75 में केवल इतना कहता है
संविधान का अनुच्छेद 75 है, ये केवल इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और प्रधानमंत्री है ये मंत्री परिषद का नेता होगा, ये अनुच्छेद 75 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित होती है? यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता है ये किस में निहित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मंत्री परिषद में। जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में कार्यपालिका की समस्त सत्ता है ये निहित होती है। और दोस्तों कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का महत्वपूर्ण कार्य नीति निर्धारण करना है। कार्यपालिका का महत्वपूर्ण कार्य नीति निर्धारण करना है तथा संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपनी नीति निर्धारण करके संसद के सामने प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री है ये मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है और मंत्रिमंडल की जो बैठक की अध्यक्षता है ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो दोस्तों जो मंत्रिपरिषद है इसमें 3 स्तर के मंत्री होते हैं। 3 स्तर के मंत्री होते हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। ये 3 प्रकार के मंत्री हैं, ये मंत्रिपरिषद के स्तर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन शामिल नहीं रहता? मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं रहता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, संसदीय सचिव। जो संसदीय सचिव है ये मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं रहता, लेकिन कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री व राज्य मंत्री ये तीनों जो मंत्री है ये मंत्रिपरिषद में शामिल रहते हैं, लेकिन संसदीय सचिव है ये मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं रहता। यानी जो संसदीय सचिव है यानी जिस मंत्री से वह जुड़े होते हैं उनकी लगभग सभी कार्यों में सहायता करता है। यानी जो मंत्रिपरिषद है ये जिस मंत्री से वह जो जुड़े होते हैं उनकी लगभग सभी कार्यों में सहायता करता है एवं मंत्री किसी भी व्यक्ति को अपना संसदीय सचिव नियुक्त कर सकता है। यानी मंत्री है ये किसी भी व्यक्ति को अपना संसदीय सचिव नियुक्त कर सकता है एवं संसदीय सचिव है ये जिस मंत्री से जुड़ा होता है उसकी लगभग सभी कार्यों में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान में निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है? इसका राइट आंसर होगा उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का जो है उल्लेख है ये भारतीय संविधान में नहीं है। और दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री की तो प्रधानमंत्री का जो उल्लेख है प्रधानमंत्री का उल्लेख है अनुच्छेद 75 में दिया गया है। प्रधानमंत्री का उल्लेख है अनुच्छेद 75 में, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में और जो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 53 में। यानी अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में और प्रधानमंत्री का अनुच्छेद 76 में उल्लेख मिलता है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल है ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक, 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक पद पर रहे थे। और दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी रहे थे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में परिषद रख सकती है? तो कौन सा ऐसा प्रस्ताव है जो भारत में मंत्री परिषद ये रख सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव है ये मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद रख सकती है। मंत्री परिषद भारत में विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। और दोस्तों विश्वास प्रस्ताव है ये यानी संविधान के अनुच्छेद 352 में, संविधान के अनुच्छेद 352 में केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी जो मंत्रिमंडल शब्द है, मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग है अनुच्छेद 352 के भाग 3 में, अनुच्छेद 352 के भाग 3 में केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मंत्रिमंडल का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो अनुच्छेद 352(3) के अनुसार मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? यानी भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 74 और 75 है ये किन विषयों पर विचार करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मंत्री परिषद के विषयों पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 है ये मंत्री परिषद के विषयों पर विचार करते हैं। यानी अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एवं अनुच्छेद 75 की बात करें तो अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान है, मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो संघीय मंत्री परिषद है अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोकसभा। यानी केवल लोकसभा के प्रति है जो मंत्री परिषद है, संघीय मंत्री परिषद है, ये अपने आचरण के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर है लोकसभा, यानी केवल लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के जो मंत्री है ये उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों 2 बार रिपीट हुआ है, केवल लोकसभा के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डी, गणेश वासुदेव मावलंकर। दोस्तों जो गणेश वासुदेव मावलंकर है, गणेश वासुदेव मावलंकर है, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर थे। तो दोस्तों आज हमने भारतीय राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।